हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्रैश कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी कर रहे हैं हम क्लास 12 का। इसमें से जो सेकंड बुक है ना, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, वो डिस्कस करने हैं। 4 चैप्टर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहला चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज, सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर में चेंज आया था। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर भी देख चुके हैं, कल्चरल चेंज। फिर थर्ड द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी देख चुके हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर चेंजेज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी भी देख चुके हैं। उसका नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर है चेंजेज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंज एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण, मतलब कि विद इन अ टाइम, मतलब जो टाइम बीता है आज़ादी या आज़ादी से पहले, उस समय के बाद से या अभी, खासकर अभी की बात करें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या क्या चेंज होते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, और उस डेवलपमेंट से क्या सोसाइटी के अलग अलग स्फेयर के पीपल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वर्कर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हायर स्टेटस वाले पीपल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लिविंग कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से, या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से मॉडर्नाइजेशन आ सकता है। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आईटी सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, या हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है वो इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव कर पाती है, कैसे गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कुछ कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब डिस्कस करने हैं। देखिए, हम बुक से ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मुझे तो पता ही होगा, आप सबके पास नोट्स होगा ही, तो मैं बुक से ही ट्राई करूँगा समझाने का। लेकिन जो जो टॉपिक जो स्ट्रेस देने वाला होगा, जो जो कंसेप्ट वाला होगा, वो मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का। तो आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें। किताब भी आपके पास होगा, नोट्स भी आपके पास होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम यही करने वाले हैं, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसे कैसे चेंज आई है और कैसे कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलपमेंट आई है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ इन ऑल स्पेयर, के मतलब ग्रोथ का मतलब तो यही होता है कि मॉनेटरी वैल्यू का बनना। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सारे स्पेयर में ग्रोथ होना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, सोशल स्पेयर में किसी का वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी, अच्छा हो जाना, या लाइफस्टाइल अच्छा हो जाना, या किसी का मतलब सब कुछ ओवरऑल जो ग्रोथ होगा ना, सारे स्फेयर की बात करें। किसी के पास मतलब वॉइस आ गया, पॉलिटिकल मतलब फ्रीडम आ गया, मतलब जिस जिस बोलते हैं ना कि इस बंदे के पास तो मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन की छूट ही नहीं है। तो ये भी नहीं हुआ। अगर ये भी, अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की छूट है किसी के पास, तो यानी उसके पास पॉलिटिकल वॉइस आ गया, मतलब वो बोल सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, या गवर्नमेंट के साथ जो बोलना होगा वो बोल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक स्टोरी सुनाया गया है। इसमें पहले एक स्टोरी सुनाया गया है कि बताया गया है कि सेवरल, जैसे सिटीज़ में जो शहर होते हैं, यहाँ पे एक मूवी का स्टोरी सुनाया गया है। मूवी का स्टोरी नहीं, कि पहले आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि आप जो पिछले मूवी देखे होंगे तो उसका आपको एक्टर का नाम पता होगा, एक्ट्रेस का नाम पता होगा, अगर बहुत हो गया तो डायरेक्टर का भी नाम पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है उसके मेकअप आर्टिस्ट कौन थे? क्या आपको पता है उसमें सेट कौन से किन 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 लोगों ने मिलकर बनाया था? क्या आपको पता है जूनियर आर्टिस्ट कौन थे उसमें? मतलब ये नहीं पता होगा आपको। तो ये सब बात बता रहा है कि एक सिटी में ही बहुत क्लास के लोग रहते हैं, कुछ इलिट क्लास के लोग होते हैं, उनको आप, उनके बारे में आप जानते होइएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी क्लास होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है ना? तो इससे क्या पता चलता है कि सोसाइटी कितने क्लास में बटी है। चाहे क्योंकि हम पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पर्टिकुलर सारे स्टेटस के हिसाब से क्लास में बटा हुआ है। कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, सब कुछ बटा हुआ है। सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें दोनों में सब में कॉमन होती है। जैसे किसी एरिया, मान लो मुंबई का नाम ले लेते हैं। मुंबई में अगर आप बाहर सांस लोगे तो सांस में जो लोअर क्लास जो सांस लेगा वही अपर क्लास सांस लेना। ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन, जैसे मान लो सड़क, सड़क तो सबके लिए सेम ही होगी ना, मतलब रोड चलने के लिए सबके लिए सेम ही होगी। ठीक है, तो बस एक एग्जांपल दिया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, फिर इसमें एक और चीज़ बात किया है कि कुछ जॉब, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए, सर्टेन जॉब लाइक नर्सिंग एंड टीचिंग। देखिए कुछ जॉब, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ जॉब हो गया है। मतलब कुछ जॉब क्या है, एक टर्म होता है पिंक कॉलराइजेशन।
पिंक कॉलराइजेशन का मतलब होता है, पिंक कॉलराइजेशन का मतलब है कि कुछ जॉब वुमेन के लिए ही फिक्स कर दिया गया है। तो क्या इससे पता चल रहा है कि वुमेन ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकती क्या, मतलब इसके अलावा कोई जॉब नहीं कर सकती? तो ये गलत है कि कुछ हमारी सोसाइटी ने क्या किया कि टैग लगा दिया है, जैसे नर्सिंग का जॉब या प्राइमरी स्कूल के टीचिंग का जॉब, जो ये सेक्टर ऐसे जॉब होते हैं वो जॉब सिर्फ वुमेन ही कर सकती, जैसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब जो होता है। और जो कुछ जॉब होते हैं जैसे खासकर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग वाला जॉब, सिविल इंजीनियरिंग वाला जॉब, तो इसमें वुमेन ज़्यादा दिखने को मिलती नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा ठप्पा लगा दिया है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती ऐसे वाले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर चीज़ में, हर फील्ड में क्या कर सकते हैं, उनका स्ट्रेंथ फीमेल का स्ट्रेंथ मेल से कहीं कम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वो डिबेट का बात है। सबसे पहला टॉपिक है इमेज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जैसे मान लो हमारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो गई है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी राय रखी है। सबसे पहले जिस समय कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे कार्ल मार्क्स उस समय में थे, जैसे 1825 के आसपास, 1830 के आसपास इस समय थे। तो इस समय उन्होंने देखा कि लोगों में या समाज में बहुत होड़ मची हुई है इंडस्ट्री के लिए, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। इनको लगा कि समाज बट गया हुआ दो क्लासेस में, एक है वर्कर क्लास और एक है, वर्कर क्लास को बोलते थे प्रोलिटेरियट, और एक होते अपर क्लास, मतलब अपर क्लास जिसकी मान लो जिसकी फैक्ट्री है, जिसकी कंपनी है, उसको बोलते थे बुर्जोइस। ठीक है, मतलब उनको बोलते, दो लोग होते थे, एक को बोलते थे हैव्स, एक को बोलते थे हैव नॉट। हैव्स के बाद मतलब सब कुछ है, हैव नॉट के बाद कुछ भी, हैव नॉट के पास कुछ भी नहीं है। तो ये बात बताते थे। तो इसने क्या बोला, इसने मतलब इन कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने और इमाल डर्कहाइम ने, इन सब ने अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कुछ कुछ कहा है, लेकिन इन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं है करना है क्लास में, मतलब इस क्लास 12th की बुक में। देखिए, लेकिन सबसे पहले क्या क्या, सबसे पहला टॉपिक है क्या क्या सोशल एस्पेक्ट, ध्यान से देखिएगा। सोशल फीचर्स विथ इंडस्ट्री, मतलब क्या क्या सोशल एस्पेक्ट, सोशल इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से। पहला टॉपिक पहला क्या पड़ता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कम जाती है। रूरल एरिया में क्या होता था, मान लो सब लोग खेत में काम कर रहे हैं तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन शहर में क्या होता है, शहर में मान लो आप एक आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर में भी काम बटा हुआ, टेस्टिंग का काम किसी और का होता है और भी किसी फील्ड का काम और का होता है। तो देख रहे हो आप, मान लो किसी मारुति सुजुकी में की कंपनी में काम कर रहे हो, तो वर्कर का जो काम होता है वो डिवाइड होता है। किसी का काम होगा कि इस पर्टिकुलर नट वोल्ट को ही टाइट करना, किसी का काम होगा इस पर्टिकुलर हैंडल को ही बनाना, किसी का काम होगा पेंट का ही करना। देखिए काम बटा हुआ है सबका, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम होता है। ठीक है ना, और इसके कारण क्या हुआ है कि देखिए फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होता है। और सिटीज़ में क्या हुआ है कि इंडिविजुअलाइज बढ़ गई, मतलब लोगों में इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कि मतलब लोगों को किसी से ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब अपना अपना ही काम करते रहते हैं। इससे क्या हुआ है कि, और कार्ल मार्क्स एक अच्छा वर्ड बरते हैं, इससे सोसाइटी में एलियनेशन बढ़ गया है। क्या हो गया, मान लो आप मारुति सुजुकी के किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपका काम है कि इस पर्टिकुलर नट वोल्ट का टाइट करना है, इसका आपका यही काम है, आप पूरे दिन यही काम करते हो, आप इरिटेट नहीं हो जाओगे, आपको ना आप इसमें इनोवेट कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। और जब प्रोडक्ट तैयार होगा, ध्यान से देखिए, जब एक कार बन के तैयार होगी, आपको लगेगा ही नहीं, आपको इतनी फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये मैंने बनाया, आपको ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी। तो मार्क्स वेबर इसके बारे में बोलते हैं कि सोसाइटी वर्कर क्या होता है, एलियनेट हो जाता है। मार्क्स कॉल्ड दिस सिचुएशन एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है जुदा होना, अपने आप से खफा हो जाना, मतलब ऐसे होना कि आपको लगेगा नहीं ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है। या आप देखिए, एलियनेट सबसे पहले 2-3 चीज़ों से होते हैं। सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस से होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट से होंगे, और साथ ही साथ पहले जो आपके जो बगल वाले इंसान होंगे वो भी, मतलब उसका कुछ और काम रहेगा। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में इंट्रैक्शन होता रहेगा, नहीं होगा। और एक समय जो मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स एलियनेशन का सबसे मतलब टफ कंडीशन बोलते हैं, जब वो एलियनेशन हो जाता है अपने आप से, सेल्फ एलियनेट हो जाता है, अपने आप से खफा हो जाना। ठीक है ना, तो आप कुछ देख लेते, कुछ एडवांटेज देख लेते इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और कुछ एडवांटेज, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवांटेज दिया है। पहला कि इससे क्या होगा
कि मतलब पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट फ़ायदा देखते हैं। पहला कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। मान लो पहले आप विलेज एरिया में कोई इंसान काम करता था तो उसका क्या था कि उसको अच्छे से वेजेज नहीं मिलती थी, टाइम पे वेजेज नहीं मिलता था, टाइम पे काम नहीं मिल पाता था, तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाएगी, बेटर जॉब मिल गया। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, कास्ट डिस्टिंक्शन आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पता नहीं चलेगा। आईटी सेक्टर या इंडस्ट्रियल किसी भी सोसाइटी में पता नहीं चलेगा बगल में है वो किस कास्ट का है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो कास्ट के वजह से सोसाइटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, एटलीस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वो नहीं हो पाता है, मतलब नहीं दिख पाता है। और क्या होगा कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होता है। फ्रीडम ऑफ थॉट, जैसे आप विलेज एरिया में होते हो तो आप क्या होते हो, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बोल ही नहीं पाते हो, कुछ सोच ही नहीं पाते हो, मतलब एग्रीकल्चर में आप क्या इनोवेट कर पाओगे। लेकिन शहर में क्या करते हो कि आप इंडिविजुअलाइज होते हो, आप कुछ कुछ चीज़ सोच पाओगे। जैसे मान लो किसी कुछ चीज़ करने का मन है, आप अगर विलेज एरिया में मान लो तो कुछ चीज़ आप ऐसे लिए नहीं करोगे समाज क्या बोलेगा, मतलब कोई कोई ऐसा चीज़ अलग एक्टिविटी आप करना चाहते हो तो कभी कभी विलेज एरिया में आप कर ही नहीं पाओगे, आप बोलोगे समाज क्या बोलेगा। लेकिन शहर में इंडस्ट्रियल सोसाइटी में फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई जानता ही नहीं है, आप इनोवेट कर सकते हो, आप कोई एक्स्ट्रा काम एफर्ट डाल सकते हो अपने स्किल डेवलपमेंट के केस में। ठीक है, तो पहला और नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। पहला कि लाइफस्टाइल या क्लास डिवीज़न हो जाता है। जैसे आपको पता है कि कुछ अपर क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ लोअर कास्ट में क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। कास्ट भले ही हट गया लेकिन क्लास डिस्टिंक्शन शहर में बहुत प्रोमिनेट हो जाता है, मतलब कोई अपर क्लास की लोअर कास्ट। और सिर्फ जैसे मैंने बात किया था ना पीछे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ अपर क्लास का, लोअर कास्ट का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई बंदा शहर में गांव में काम कर रहा था एज ए लेबर, ध्यान दीजिए गांव में काम कर रहा है एज ए लेबर खेत में। तो अब मान लो शहर में वो मोबाइल होके आ गया, शहर में उसकी मोबिलिटी हो गई, शहर में आ गया, तो क्या शहर में वो ऊंचे वाले पोस्ट पे आ जाएगा? नहीं, वो शहर में भी वही मीनियल जॉब करेगा, मतलब डी ग्रेड वाला जॉब करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो उसका भले ही शहर गांव से शहर में आ गया, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ ही नहीं। ठीक है, और एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या होगा कि अभी जैसे अभी शहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है, लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। और या तो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो क्राइम एक्टिविटी जैसे पीटी क्राइम, जैसे चोरी, मतलब किसी का पर्स मार लेना, ऐसे ऐसे क्राइम आपको गाँव में नहीं दिखते हैं। ऐसे विलेज एरिया में आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा कि किसी का पर्स मार लेना, जैसे कि शहरों में दिखता है कि बस में या कहीं पे भी ट्रेन में या ऐसे हो जाते चोरी वोरी, तो गांव में ज़्यादातर नहीं मिलेगा। और शहर में आपको एलियनेशन, हमने देखा ही थे, एलियनेशन हो जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। एक टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे कि मॉडर्नाइजेशन, जैसे यहाँ पे बताया गया था क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से क्या मॉडर्नाइजेशन आ सकता है। देखिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि मॉडर्न होने का मतलब होता है कि थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट, मतलब आप नया सोचते हो और डिफरेंट सोचते हो, मतलब जो पहले जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उससे अलग सोचते हो, थोड़ा रेशनल सोचते हो। पहले ऐसा लगता था कि जैसे पहले एक सोच थी कि मतलब कि मान लो कि अर्थक्वेक भगवान के कारण आता है या बारिश वगैरह भगवान के कारण होती, तो ये एक ट्रेडिशनल थिंकिंग थी। लेकिन हमने रेशनल थिंकिंग सोच शुरू किया। या मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी डेमोक्रेसी बोला जाता है कि फीचर्स है मॉडर्न सोसाइटी का। ठीक है, तो ठीक है, और एक चीज़ आपको ये भी बता दो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन आ सकता है लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है आएगा। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में कैसे हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में उतना अच्छा नहीं आया जितना और भी देशों में आया है, क्योंकि अभी भी आपको पता होगा अभी भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी में ही है। तो मैं कुछ डिस्टिंक्शन कर देता हूँ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के में। जैसे मैं आपको ये फिगर देखिए, फिगर बहुत पुराना है। ठीक है, फिगर बहुत पुराना है, ज़्यादा इस पर पता नहीं चलेगा। देखिए देखिए,
तो सबसे पहले मैं इस पूरे फिगर आप बुक देखिए, उसमें मैं थोड़ा इसको समराइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि डेवलपिंग कंट्री में प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी कम होती है। टर्शियरी का मतलब होता है जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेक्टर। तो हमारे यहाँ जैसे हम डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर, अभी भी 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि उतना जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो पीपल एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी एक्टिविटी में लोग कम है, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी में पीपल कम है। तो और ये ध्यान दीजिए, पीपल कम है, लेकिन वहाँ थोड़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गई है डेवलप्ड कंट्री में, तो वहाँ भी उसकी प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत लोगों का सोशल सिक्योरिटी ही नहीं मिलती। और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस है आपको पता है? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसमें क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओ, तो उसी दिन से आपका मतलब उसको सोशल सिक्योरिटी मिलने लगे, इंश्योरेंस आपका हो जाए, आपका पीएफ वगैरह कटने लगे, प्रोविडेंट फंड कटने लगे, आपको अलाउंस मिलने लगे, आपको बोनस मिलने लगे, या सब कुछ सोशल सिक्योरिटी मिले। आपको कभी भी ऐसे ही नहीं कि कंपनी निकाल नहीं देगी, मतलब निकालने से पहले उसको एडवांस नोटिस देना होगा, सब कुछ पूरा प्रॉपर प्लान में हो, प्लानिंग के हिसाब से होगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी नहीं ऐसा होता। तो खुद खुद सोचो, जो बंदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या रह गई। और मान लो कोई बंदा शहर में आके काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसकी सैलरी कम है। अब जब वो ऐसे एज में जाएगा, जब वो काम कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, मतलब वो जब ओल्ड एज में आएगा तो उसने अभी तक अपने पास पैसा जमा नहीं किया। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ओल्ड एज पीपल के लिए बहुत सारे स्कीम निकालती है कि उनको ऐसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, ऐसे फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो यही है इस टॉपिक का, में कुछ खास नहीं है, मतलब खास तो है ही। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे आपने देख लिया ना ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पता है ना कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेमेंट अच्छे से मिल जाती है, पेमेंट टाइम पे मिल जाती है जितनी ज़रूरत होती है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, और यही है सब कुछ, और सब पता ही है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो आप बताओ हमारे यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रही होगी हमारे यहाँ? कॉटन, जूट, कोल माइन, रेलवे, यही इंडस्ट्री सब थी, इसी से पैसे आते थे, ठीक है। और एक और चीज़, गवर्नमेंट क्या करती थी, ध्यान देखना, गवर्नमेंट के अंदर सारे प्रोजेक्ट हुआ करते थे, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर। जैसे आपको पता है ना, बहुत सारी पीएसयू हमारे यहाँ थी, ठीक है ना, तो सब कुछ पब्लिक सेक्टर ही था। प्राइवेट को उतनी एंट्री नहीं थी, प्राइवेट की एंट्री बाद में स्टार्ट हुई, मतलब प्राइवेट मेंबर को उतनी एंट्री नहीं थी। जो प्राइवेट आते भी थे तो प्राइवेट के लिए लाइसेंस लेने के लिए इतना दौड़ना भागना पड़ता था कि प्राइवेट लोग आते ही नहीं थे। जैसे कुछ कुछ इंडस्ट्री में गवर्नमेंट में बाद में ट्राई किया कि प्राइवेटाइज करे, जैसे कोल को प्राइवेटाइज करे, जूट को प्राइवेटाइज, वो भी बाद में। उसमें भी जो प्राइवेटाइजेशन होता भी था उसमें भी गवर्नमेंट मिक्स्ड करती थी, पूरी तरह नहीं, पीपीपी करती थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का। ऐसा नहीं कि पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट को डर लगता था, क्योंकि गवर्नमेंट अभी अभी आज़ाद हुआ था। और देखिए, इंग्लैंड भी जो अंग्रेज़ थे वो भी तो बिजनेसमैन के बन के ही आए थे। तो गवर्नमेंट को डर लगा रहता था कि फिर किसी को आज़ादी दे दे तो फिर बिजनेसमैन क्या करने लगे, पुअर पीपल का फिर से एक्सप्लॉइट कर सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा आज़ादी नहीं दिया लोगों को, और गवर्नमेंट ने खुद मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाई, ठीक है। और लाइसेंसिंग क्या होता है, थ्रू इट्स लाइसेंसिंग द इंडस्ट्रियल स्प्रेड ओवर डिफरेंट रीजन। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को लाइसेंस देना स्टार्ट किया, प्राइवेटाइज स्टार्ट किया, तो प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा लाइसेंस मिले और लोगों ने, प्राइवेट पीपल ने अपना अपना फैक्ट्री इस्टाब्लिश किया। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशन थे कि पर्टिकुलर आप इस एरिया में नहीं कर सकते, पर्टिकुलर इस एरिया में नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी। मतलब उतना लिबरल
कानून नहीं था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को तो प्राइवेटाइज ही नहीं किया, जैसे डिफेंस हो गया, रेल डिफेंस को तो अभी तक नहीं कर रही है, मतलब अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है। रेलवे को अभी भी नहीं कर रही, कोल माइंस को तो कर दिया, टेलीकॉम को भी कर दिया, पहले सिर्फ BSNL MTNL टाइप थे, अब तो इतनी सारी कंपनी आ गई है, ठीक है। यही है बात। उसके बाद स्टार्ट कब हुआ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1991 के बाद, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड, मतलब इसके बाद से लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। उससे पहले तो इंडस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा किसका हक था, गवर्नमेंट का, ठीक है ना। इसके बाद गवर्नमेंट 1991 के बाद गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है LPG का मतलब है कि सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल हो गई, मतलब आसान रास्ता अपना दी, ताकि जो प्राइवेट पीपल थे, चाहे वो इंडियन थे या फॉरेनर प्राइवेट पीपल, वो बिजनेस तो कर सके एटलीस्ट, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। बहुत फ़ायदे का मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंज इन इंडियन इंडस्ट्री। ये वाला है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण और लिबरलाइजेशन के कारण इंडियन सोसाइटी पे क्या क्या चेंजेस पड़ा। देखिए, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, ठीक है ना, 1991 में आया। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले, देखो 3 टर्म है ना, LPG, आप थोड़ा डिफरेंस समझिए। LPG तीनों कनेक्टेड है। पहले गवर्नमेंट लिबरल हो गई, मतलब गवर्नमेंट थोड़ा छूट दे देंगी, मान लो टैक्सेशन में छूट दे देंगी कि आपको टैक्स कम देना पे करना पड़ेगा, या आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाएगी, या आप प्रोडक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो, या आप में कोई हम ऐसे पॉलिसी लाएंगे कि वर्कर ज़्यादा आप पे हावी ना हो, मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसी। तो इसको थोड़ा लिबरल का मतलब गवर्नमेंट थोड़ा छूट दे रही है। तो उसका लिबरल जैसे ही गवर्नमेंट होगी तो प्राइवेट लोग तो दौड़ेंगे ही, क्योंकि प्राइवेट पीपल को पहले क्या लगता था कि इंडिया में बिजनेस करना तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं, मतलब नॉट ए प्रॉफिटेबल थिंग, मतलब हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, इतने सारे कानून हैं, इतने सारे हम पे लगाए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन, तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो प्राइवेट पीपल आए तो प्राइवेट पीपल सिर्फ इंडियन तो आएंगे नहीं, ग्लोबल के प्राइवेट पीपल भी तो आएंगे, विदेशों के तो प्राइवेट पीपल आएंगे, तो विदेशों का भी प्राइवेट पीपल आए, उससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होना है इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब सारे देशों का इंटीग्रेशन होना, इंटीग्रेट हो जाना, ठीक है ना। आप अमेरिकन फूड यहाँ खाते हो, अमेरिकन ड्रेस यहाँ पहनते हो, अमेरिकन सीरियल यहाँ देखते हो, यहाँ की चीज़ें यूज होती हैं अमेरिका में, यहाँ की चीज़ें चाइना में, या चाइना की चीज़ें यहाँ पे यूज होती है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, ये सब आप समझ गए, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ बताना है कि ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, इस सब से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब पे इम्पैक्ट पड़ा। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे क्या होता था कि एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, मतलब मान लो एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि सबसे पहले सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सोसाइटी में क्या होगा, लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट हो गया। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा कि लोगों को अगर जॉब मिलेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग खर्चा करेंगे, तो खर्चा करेंगे तो लोगों गवर्नमेंट को ही तो टैक्स मिलेगा फिर से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि लोगों के पास जैसे ही पैसा आते हैं तो उसकी उसकी मतलब उसका हेल्थ कंडीशन भी अच्छा होगा, उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो उसका मतलब सोशल कंडीशन भी तो अच्छी हुई ना, मतलब सोशल कंडीशन अच्छी हुई तो उसकी हेल्थ अच्छी हुई। कल्चरल इम्पैक्ट पड़ेगा, कल्चरल इम्पैक्ट कैसे पड़ा, आप विदेशी खाना खाते हो यहाँ इंडिया में, तो हम कल्चर का मतलब क्या होता है, वे ऑफ लिविंग का मतलब क्या फूड हैबिट करते हो, क्या फूड खाते हो, क्या कपड़ा पहनते हो। तो आप देख रहे हो, आप अमेरिकन कपड़ा पहन रहे हो, अमेरिकन खाना खा रहे हो, अमेरिकन वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, कल्चरल में हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकल चेंज पड़ रहा है। पॉलिटिकल चेंज की कुछ चेंज ऐसी होती है, जैसे मान लो हो सकता है कि मान लो किसी ऐसे देश में, जैसे हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी पहले से ही है, लेकिन कोई देश क्या हो गया, मान लो कोई देश, अगर मान लो एक एक सऊदी अरेबिया के कुछ अच्छे पीपल, कुछ एजुकेटेड पीपल इंडिया में है, और इंडिया में देखा कि डेमोक्रेसी है,
तो अब वहाँ जाके वो बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, और या डेमोक्रेसी के बारे में वो एटलीस्ट डिस्कस तो कर सकते हैं अब वहाँ अपने देश में जाके। तो आप देख रहे हो एक दूसरे में देश में जाके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नुकसान ही पड़ेगा, क्योंकि अब हर जगह पहले लोग एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर पे उतना नुकसान नहीं होता था। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर में लोग क्या डालने लगे, बहुत सारा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब डालते हैं, जिसके कारण इकोलॉजी पर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और एक और चीज़, लिबरलाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसके बारे में आपको पता होगा, WTO, मतलब वो पहले से ही था, लेकिन इंडिया ने, क्योंकि इंडिया जैसे ही ग्लोबलाइज हुई तो इंडिया को उसके बातों को फॉलो करना पड़ा। उसके बातों में क्या था कि आप ट्रेड बैरियर को कम करो, टैरिफ मत लगाओ इतना। जैसे इंडिया क्या करती थी, उसमें दूसरे देश से सामान नहीं आ पाए ज़्यादा, इसलिए टैरिफ लगा देती थी कि जैसे मान लो चाइना से कोई सामान बहुत सस्ता आ जा रहा है, ठीक है ना, तो उस पर टैरिफ लगाए। टैरिफ का मतलब है एक पर्टिकुलर टैक्स लगा देना, जिसके कारण चाइना का सामान आ रहा है तो चाइना का सामान अगर 10 रुपये का है तो गवर्नमेंट उस पर चार्ज लगा देगी, तो अब वो गवर्नमेंट उस पर 10 रुपये चार्ज लगा देगी। तो मान लो आप सामान वो 20 का हो गया, ठीक है ना, 20 का हो गया, तो वो यहाँ पे कम बिकेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट क्यों करती है कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए। मान लो चाइना एक मोबाइल बना रही है, सेम मोबाइल को इंडिया वाले 10,000 में बेचते हैं, चाइना वाले 5,000 में ही बेचने लगे, तो इंडिया क्या करेगी, उस पे टैरिफ लगा देगी 5,000 या 4,000, ताकि उसकी थोड़ी तो महंगी हो, नहीं तो फिर सब लोग उसी की खरीदेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और एक और चीज़ यहाँ पे कि मेनी फार्मर स्पेशली आदिवासी हु कंस्टिट्यूटेड 40% ऑफ द डिस्प्ले आर प्रोटेस्टिंग लो रेट ऑफ कंपनसेशन। देखो, मान लो यहाँ पे बात करें कि मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई, इसके कारण होगा क्या, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो उसके कारण लोगों की ज़मीन वो लोग लेंगे। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लेते, छोड़ो, एक माइनिंग इंडस्ट्री आई, तो माइनिंग इंडस्ट्री कहाँ होगी, जंगलों में ही होगी। जंगल में होगी तो वहाँ से ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेस करते वक्त रिहैबिलिटेशन अच्छे से नहीं हो पाता था, इससे लोगों का रिहैबिलिटेशन नहीं होता था, तो इससे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ पीपल फाइंड जॉब। पीपल कैसे जॉब देखते थे। आप देखिए, पहले जॉब कैसे देखते थे, पहले तो लोग जॉब मतलब ऐसे बोलते थे कि किसी के पर्सनल रिलेशनशिप होता है कि भाई वहाँ जॉब दिलवा दो, यहाँ मतलब यहाँ पे जॉब मिल रहा है, लेकिन उसके बाद कहाँ होना है, न्यूज़पेपर, मैगजीन। लेकिन अब क्या होता है, वेबसाइट वगैरह पे जॉब मिल जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली यही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है, मान लो एक जॉब रिक्रूटमेंट, एक बार यहाँ पे दे कम टू वर्क, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, मिस्त्री, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं। उसके बाद हाउ इज वर्क कैरिड आउट, इसमें क्या होता है, देखो, इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर हाउ वर्क एक्चुअली टेक्स प्लेस, हाउ आर ऑल द प्रोडक्ट आर अराउंड अस द मैन्युफैक्चर, हाउ द रिलेशनशिप इन मैनेजर एंड वर्कर इन द फैक्ट्री ऑफ द इन इंडिया, होल रेंज ऑफ वर्क सेटिंग ऑफ लार्ज कंपनीज वेयर वर्क इज ऑटोमेटेड, द बेसिक टास्क ऑफ मैनेजर। देखो, यहाँ पे बस बता रहा है कि कैसे कैसे काम होता है। जैसे मान लो मैनेजर क्या करता है, वर्कर को कंट्रोल करता है, और देर आर टू मेन वेज टू मेकिंग वर्कर मोर प्रोड्यूस। पहला कि वर्किंग आवर को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, वर्किंग आवर को एक्सटेंड किया तो उसको लिए एक्स्ट्रा वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है, और मशीनरी हेल्प कर सकता है। दो टाइप से मैनेजर अपने प्रोडक्शन को अच्छे से बढ़ा पा सकता है। पहला कि एक तो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, और दूसरा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता है जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो, ठीक है। बट इट क्रिएट अ डेंजर दैट इवेंचुअली मशीन विल रिप्लेस वर्कर। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक समय के बाद मशीन ने आदमियों का जगह ले लिया, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट तो मतलब कम गई। जैसे पहले उसी काम को 100 लोग करते थे, अब 5 लोग से ही हो जाता, तो 95 पीपल तो जॉबलेस हो गए। तो ठीक है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे एक है महात्मा गांधी मनरेगा, MG नरेगा, वो वाला भी प्रोग्राम है, ठीक है। और फिर टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर को थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास करती है,
जिसका कारण लोगों को माइग्रेट करना ही ना पड़े। ठीक है ना। ठीक, ये वाला एक एक टॉपिक है आईटी सेक्टर का, टाइम स्लेवरी ऑफ आईटी सेक्टर। देखिए आईटी सेक्टर के बारे में, देखिए आईटी सेक्टर के बारे में एक बंदा था टेलोरिज्म, मतलब टेलर एक था, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि 10 to 12 hour एन एवरेज वर्क डे इज नॉट अनकॉमन फॉर एम्प्लॉय स्टे आउट नाइट। मतलब वहाँ पे देखिए स्लेवरी, मतलब एज टाइम स्लेवरी का मतलब होता है कि ये कभी भी काम करने चले जाए, जैसे पूरे रात काम करना पड़ता है, कभी कभी फिक्स, मतलब इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे आपको आईटी सेक्टर जैसे हमारे यहाँ 3 आईटी सेक्टर मेनली है, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव में। तो यहाँ इनका टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी एक्स्ट्रा आवर कर लिया। तो एक्स्ट्रा आवर में क्या होता है कि जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो नॉर्मली, तो एक्स्ट्रा आवर के वेजेज मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा आवर के वेजेज नहीं मिल सकते आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशन। ठीक है ना, वर्किंग कंडीशन की वर्किंग कंडीशन, मान लो एक स्मॉल फैक्ट्री की बात लेते थे। स्मॉल फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है। वर्किंग कंडीशन में हो सकता है वहाँ की सैनिटेशन प्रॉब्लम हो, या हो सकता है वहाँ पे हाइजीन की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे इनसिक्योरिटी हो वुमेन के लिए। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट पास किए इन सब के रूल के लिए। जैसे पहला है यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी रूल्स के लिए। सबसे पहले माइंस एक्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर आर आवर ऑफ ए पर्सन कैन बी मेड टू वर्क इन अ वीक। मतलब कि मैक्सिमम कितने घंटे काम करेंगे वर्कर, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, माइंस वर्कर ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। ठीक है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, ये सब बात। ठीक है, जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है कि कैसे लोगों का डेथ हो गया वर्किंग कंडीशन नहीं अच्छी होने के कारण। ठीक है ना, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है होम बेस्ड इंडस्ट्री। होम बेस्ड इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा होता है कि लोग जो घर पे काम करते हैं उससे फ़ायदा होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि जैसे कारपेट्स, बॉर्डर बनाना, जारी, मैचेस बॉक्स बनाना, बैग्स बनाना। ठीक है ना, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जनरली काम, ये ध्यान देने, जनरली ये काम सब वुमेन करती है। वुमेन क्या होता है, तो माइग्रेट नहीं कर पाती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। और वुमेन अगर किसी घर में वुमेन कमाने लगती है, को जॉब मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उस पर्टिकुलर फैमिली को। ठीक है ना, तो यही कुछ कुछ एग्जांपल दे, 2 इंडस्ट्री का नाम लिखे, एक वीरी इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रखा है, एक वीरी इंडस्ट्री एक ही एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइक्स एंड यूनियन। ठीक है ना, स्ट्राइक का मतलब सबसे पहले क्या पता है आपको, पता है क्या होता है? ठीक है ना, स्ट्राइक का मतलब होता है, स्ट्राइक एक ऐसा कंडीशन होता है, ध्यान से, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें वर्कर काम करने से मना करते हैं। और स्ट्राइक इसलिए हो सकता है वेटर जॉब के लिए, वेटर सैलरी के लिए हो सकता है कि वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं हो, सैनिटेशन की कंडीशन अच्छी नहीं हो, इसके लिए करता हो। ठीक है ना, तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं हो तो इस पे वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, काम बंद कर देते हैं, लॉकआउट कर देते हैं। ठीक है ना, कि सारा काम बंद होगा, आप काम को रोक देते हैं। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो आप क्वेश्चन उठता है एक यूनियन क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है, जैसे आपने ट्रेड यूनियन के बारे में सोचा होगा कि अगर कोई बंदा वर्कर अकेले है तो उसकी कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन वो सारे यूनियन पर से इकट्ठा होके एक साथ बोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, एक जगह बात रखेंगे, तो हो सकता है उनकी बात माना ही जा सके। तो इसीलिए क्योंकि वो एक पीपल क्या होते हैं, एक पीपल जो होगी वर्कर, उसके पास वॉइस कम होगा, लेकिन सब मिल के वही बोलेगा तो उसकी बात मानी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है स्ट्राइक में। ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे देखें, लेकिन डॉक्टर दत्ता सावंत अफेक्टेड नियरली क्वार्ट। ठीक है, जैसे स्ट्राइक में कभी कभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ कि हो सकता है कि वो कंपनी ही बंद हो, आपने स्ट्राइक किया, वो कंपनी बंद हो गया, तो कंपनी तो बंद हो गया, तो अभी जो 1000 पीपल को जॉब दे रहा हो तो जॉब देगा ही नहीं। तो कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है ना, तो यही है चैप्टर में, कुछ खास नहीं है और। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताइए कि मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ इसमें, आप फीडबैक दीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।